हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता। इसकी पहले वीडियो में हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया था आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन और वहां से क्या मुख्य अवशेष मिले हैं। यहाँ से अक्सर विद्यार्थियों को प्रश्न पूछे जाते हैं और वो कितने ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं ये तो मुझे पता है। इसलिए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, जो भी उसकी जानकारी होती है, हम आपको काफी अच्छे से समझाते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हो, उसमें हम दोबारा आपको अच्छे से समझाएंगे। तो जो भी अगर आपको प्रॉब्लम हो आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता, तो इसे आप काफी अच्छे से पढ़िएगा, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर है वैदिक सभ्यता। यहाँ पर हम लिख देते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। दोस्तों, इसके पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर हमने देखा कि स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी और वहाँ की राजनीतिक दशा भी काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, नगर व्यवस्था प्रणाली देखी जाए तो वो भी बढ़िया थी। आज हम देखेंगे कि वैदिक सभ्यता में राजनीतिक प्रणाली कैसी है, वहाँ का धार्मिक जीवन कैसा है और यहाँ पर जो है आर्थिक जीवन कैसा है। क्या कृषि पे अधिक महत्व दिया जाता है या पशुपालन पे अधिक महत्व दिया जाता है, या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इन सभी पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा जाता है। वैदिक सभ्यता के मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें से हम सबसे पहले ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल होता है। ठीक है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब यहाँ पे टाइम पीरियड भी आप नोट कर लीजिए कि ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है। तो 1500 से लेके 1000 ईस्वी सन पूर्व। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 से लेकर 600 ईस्वी सन पूर्व तक। ये तो हो गई टाइम पीरियड की बात। अब हम समझते हैं वैदिक का मतलब क्या होता है। तो वैदिक शब्द बना है वेद से। किससे बना है? वेद से बना है। और वेद का मतलब क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, तो इस टाइम पर वैदिक सभ्यता में आपको देखने को मिलेगा कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इन वेदों का जो है इनके बारे में हम पढ़ते हैं। इसीलिए हो सकता हो कि इस जो है सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता पड़ गया हो। ठीक है, इसे हम इजीली समझ सकते हैं क्योंकि इसमें हम वेदों के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं, जिसका वेद का अर्थ होता है ज्ञान। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वैदिक सभ्यता के लोग क्या थे। जाहिर सी बात है कि वैदिक सभ्यता के लोगों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो वैदिक सभ्यता के जो निवासी थे उन्हें आर्य कहा जाता था। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वैदिक सभ्यता के लोग कौन थे, तो आर्य अगर ऑप्शन में है तो आप उसे आर्य पे टिक कर सकते हैं। यहीं पर आर्य में विभिन्न मतभेद भी हैं। जैसा कि इतिहास अगर आपको पढ़ाया जाता है तो कई सारे विद्वान हैं, उनमें मतभेद है। कई लोग मानते हैं कि आर्य जो है उनका मूल निवास स्थान मध्य एशिया था, तो कई लोग मानते हैं कि यह तिब्बत क्षेत्र से थे। तो यहाँ हम नीचे कुछ जो है प्रमुख विद्वान और उन्होंने क्या बातें कही हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम विदेशी मत देखेंगे कि विदेशी मत क्या कहता है, और एक मत होगा देशी मत, जो कि यहाँ के विद्वान होंगे। तो दोस्तों, वैदिक सभ्यता का मूल निवासी माना जाता है आर्य को, कि आर्य लोग जो हैं वो वैदिक सभ्यता के लोग थे। और आर्य कहाँ के मूल निवासी थे इसके बारे में बहुत ज़्यादा मतभेद देखने को मिलता है। ठीक है, तो कई सारे विद्वान हैं जिन्होंने मत दिया है कि आर्य जो है उनका मूल निवास स्थान मध्य एशिया था, तो कई लोगों का मानना है कि आर्य का जो है मूल निवास यूरोप था। तो यहाँ पर हम दो मत देखेंगे, पहला होगा विदेशी मत और दूसरा होगा देशी मत। विदेशी मत सबसे पहले हम देखते हैं मैक्स मुलर को। इन्होंने कई सारी जो है बातें कही हैं। अगर आगे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इनकी कई सारी बातें आपको सुनने को जानने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम मैक्स मुलर साहब के बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। तो इनका कहना था कि आर्यों का जो है मूल निवास स्थान वह मध्य एशिया है।
मध्य एशिया, या फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन दे सकता है बैक्ट्रिया देश, बैक्ट्रिया देश। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से पूछता है कि मैक्स मुलर क्या मानते थे, आर्य कहाँ के निवासी थे। ठीक है, इस तरह से आपको प्रश्न देखने को मिलता है। चलिए अब जो दूसरे हैं वो हैं सर विलियम जोन्स। इनके अनुसार आर्य जो थे वो उनका मूल निवास स्थान यूरोप था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने विदेशी मत देख लिया। अब हम जानते हैं देशी मत क्या कहता है, इसके ऊपर एक नज़र हम डाल लेते हैं। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक। इनके अनुसार आर्य जो थे उनका मूल निवास स्थान था तो बाल गंगाधर तिलक मानते थे कि यह आर्कटिक ध्रुव क्षेत्र से आए हैं, या फिर उनका मूल जो निवास स्थान है वह आर्कटिक ध्रुव क्षेत्र है। इसके बाद और किसने मत दिया, तो संपूर्णानंद के अनुसार आर्य जो थे यह सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे, सप्त सैंधव प्रदेश। तो यहाँ कुल 7 सैंधव मतलब 7 नदियों का देश। इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि वो 7 नदियाँ क्या हैं। ठीक है, तो संपूर्णानंद के अनुसार यह सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। और लास्ट में एक और मत है दयानंद सरस्वती का, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके मत के अनुसार आर्य का जो निवास स्थान है वो तिब्बत क्षेत्र मानते थे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना भी की थी, है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने की थी। और उनके मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे, कहाँ से थे, तिब्बत क्षेत्र से थे। यहाँ हमने विदेशी मत में मैक्स मुलर साहब और सर विलियम जोन्स को देखा, और देशी मत में बाल गंगाधर तिलक। अक्सर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है बाल गंगाधर तिलक के बारे में कि इनका मानना क्या था, तो ये आर्कटिक ध्रुव क्षेत्र मानते थे। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसे इरेज कर देते हैं और इसके बाद अब हम देखते हैं इनकी राजनीतिक प्रणाली किस प्रकार थी। यहाँ तक हमने बात की कि आर्य कहाँ के निवासी थे, वैदिक साहित्य का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक और पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि आर्य का मतलब क्या होता है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ठीक है, आर्य का मतलब है श्रेष्ठ और कुलीन, ये सब आर्य के मतलब हैं। ये लोग काफ़ी श्रेष्ठ थे, मतलब इनके नाम का मतलब होता था श्रेष्ठ। चलिए अब हम इनकी राजनीतिक प्रणाली के ऊपर देखते हैं, इनकी राजनीतिक प्रणाली कैसी थी। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे परिवार का जो मुखिया होता था, परिवार का मुखिया उसे कहा जाता था कुलप। ठीक है, मतलब परिवार को आप कुल भी देख सकते हैं कि कुल का जो है मुखिया जो कहा जाता था उसको कहा जाता था कुलप। और परिवार का समूह, जब परिवार का समूह बनेगा तो गांव का निर्माण होगा। ठीक है, अगर ढेर सारे परिवार मिला दिए जाए तो गांव बन जाता है। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि परिवार का समूह मिलकर गांव का निर्माण करता है, या फिर डायरेक्ट आप गांव भी लिख सकते हैं। और जो है गांव का जो प्रधान होता था उसे कहा जाता था ग्रामीणी। इसी तरह अब जब गांवों का समूह बनेगा, गांवों के समूह को कहा जाता था विश्व। क्या कहा जाता था, गांवों के समूह को कहा जाता था
विष, और विष के जो प्रधान होते थे उन्हें कहा जाता था विषपति। जैसा अभी ये देखते हैं कि गांवों के समूह को कहा जाता था विष, और विष के जो प्रधान होते थे वो विषपति होते थे। दोस्तों नीचे जो हम एरर कर रहे हैं इसका मतलब है प्रधान। जैसे कि परिवार का प्रधान कुलप कहा जाता था, और जब परिवार का समूह मिलता था तो गांव का निर्माण होता था, और गांव का जो प्रधान होता था उसे ग्रामणी कहा जाता था। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो गांवों के समूह को विष कहा जाता था, जिसका प्रधान विषपति होता था। और जब विषों का समूह इकट्ठा होगा, ठीक है, विष का जब समूह इकट्ठा हो जाएगा, ढेर सारे विष, तो उन्हें कहा जाता था जन। क्या कहा जाता? जन या कबीला। आपको दोनों में से कोई एक वर्ड देखने को मिल सकता है, जन या कबीला। तो यह किसका समूह होता था? विषयों का समूह को कहा जाता था जन या कबीला, और इसका जो प्रधान होता था उसे कहते थे राजा। राजा या फिर राजन या फिर गोपन, गोपन भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये थी इनकी राजनीतिक प्रणाली, जिसमें कि सबसे देख सकते हैं कि परिवार से लेकर किस तरह तक हमने कबीलाओं को देखा, इतने भागों में विभक्त था और सभी में प्रधान भी थे। इन सभी का महत्व था उस टाइम। ठीक है, जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर इनका महत्व कम हो जाता है, कबीलाओं जो लोग हैं उनका भी महत्व कम हो जाता है। पर वैदिक काल मतलब ऋग वैदिक काल में इन सभी की, मतलब ग्रामीणी लोग, विषपति, इन सभी का काफ़ी अच्छी स्थिति थी, जो कि उत्तर वैदिक काल में देखने को हमें नहीं मिलती है। यहाँ पर सभाएं, सभा, समिति भी आयोजित की जाती थी, और जो समिति का आयोजन करता था या फिर अध्यक्ष जो करते थे उनको ईशान कहा जाता था। ठीक है, ये तो कुछ पॉइंट्स है जो हम आपको बता रहे हैं, आप नोट करना चाहते तो कर भी सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समिति जो था उसका अध्यक्ष करता था, उसे ईशान कहते थे। ये सभी का वर्णन किया गया है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। दोस्तों, आर्य लोगों का प्रिय पशु अगर पूछा जाए कि प्रिय पशु कौन सा है, तो आर्य लोगों का जो प्रिय पशु है वो था घोड़ा। जैसा कि हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता में प्रिय पशु क्या था? कुबड़दार जो है बैल, कुबड़दार जो है सांड, उनका प्रिय था पशु। उसी प्रकार आर्य लोगों का प्रिय पशु था घोड़ा। और आर्य लोग मुख्यतः कौन सा भोजन यूज़ करते थे? मुख्य अनाज, तो वो आएगा जौ, जिसे कि यव कहा गया है। इसे भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और इस टाइम मतलब ऋग्वैदिक काल की अभी हम बात करें, ऋग्वैदिक काल में यहाँ पे लिखते हैं ऋग्वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। कर्म पर आधारित थी। ठीक है, यहाँ पर हमने दोस्तों राजनीतिक प्रणाली के बारे में जाना कि जो है वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित है, और वर्ण कितने भागों में थे? 4 भागों में बांटा गया था, जैसा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। आगे हम देखेंगे इनके धार्मिक जीवन के बारे में कि यह किसकी पूजा करते थे, प्रमुख देवता कौन थे, इन सब के बारे में हम देखेंगे। चलिए हेडिंग लिख लीजिए आप। धार्मिक जीवन। तो सबसे पहले जो इसमें प्रमुख देवता थे ऋग्वैदिक काल में, वह इंद्र थे। इंद्र मुख्य देवता थे, और इंद्र का ही एक नाम है पुरंदर।
पुरंदर, जिसका अर्थ होता है दुर्गों को नष्ट करने वाला, नष्ट करने वाला। जैसा कि कोई किला बनता है उसके एकदम आउटलाइन बॉर्डर जो बनाया जाता है उसको दुर्ग कहते हैं, तो दुर्गों को नष्ट करने वाले को कहते हैं पुरंदर, और यह इंद्र का दूसरा नाम है। तो ऋग्वैदिक काल में इंद्र का महत्व काफ़ी ज़्यादा था और यह प्रमुख देवता में आते थे। इंद्र के बाद और भी कई देवता थे, जैसे कि वरुण, अग्नि, यम, ठीक है, और जंगल की देवी, इनकी भी पूजा की जाती थी। और यम जो है मृत्यु के देवता हैं, ठीक है। तो इन सभी की पूजा की जाती थी और यह प्रमुख देवों में थे ऋग्वैदिक काल में। इसके अलावा दोस्तों अब हम यहाँ बात करेंगे वेदों के बारे में। तो ऋग्वैदिक काल, या फिर हम ये कहें कि हमारे कितने वेद हैं, तो 4 वेद हैं जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ऋग्वैदिक काल में किसका वर्णन है? यजुर्वेद में किसका वर्णन है? सामवेद में या अथर्ववेद में किसका वर्णन है? ये प्रश्न आपको अधिकतर पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में किसका वर्णन है, तो सूक्ति का, ठीक है, सूक्तियों का वर्णन है। यजुर्वेद में स्तुति के बारे में बताया गया, कैसे स्तुति करनी चाहिए। और हम बात करें ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक में, तो उसमें पहले के समाज के बारे में, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में भी वर्णन किया गया है। पर मुख्यतः अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में किसका वर्णन है, तो स्तुतियों का वर्णन है, सूक्तियों का वर्णन है, ठीक है। और यजुर्वेद में स्तुतियों का, सामवेद में जो है संगीत का, और अथर्ववेद में जादू टोना। और औषधियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, तो इसे भी आप लिख लीजिएगा कि औषधियों के बारे में भी कई बातें बताई गई हैं अथर्ववेद में। दोस्तों ऋग्वेद में कितने मंडल हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और कितनी सूक्तियाँ हैं? तो 1028 सूक्तियाँ हैं, जिसमें से अगर हम बात करें ऋग्वेद के बारे में, तो तीसरे मंडल में यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऋग्वेद के बारे में कि जो तीसरा मंडल है इसमें गायत्री मंत्र के बारे में लिखा गया है। गायत्री मंत्र, तो अगर आपसे पूछता है कि गायत्री मंत्र का वर्णन कहाँ किया गया है या फिर कितने मंडल में से यह प्राप्त है, तो आप क्या लिखेंगे कि ऋग्वेद के जो है तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। और गायत्री का मंत्र समर्पित किसको है? तो जो गायत्री का मंत्र यह समर्पित है सूर्य देवता को, सूर्य देवता को, जिन्हें कि सावित्री कहा गया है। तो अगर आपके ऑप्शन आ जाते हैं या सावित्री दे देगा या फिर सूर्य दे देगा, तो आपको क्या करना है कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता को, या तो आपको सूर्य दे देगा या फिर सावित्री दे देगा। ये हमने बात कर ली ऋग्वेद की। और ऋग्वेद में भी और किसका वर्णन है? तो वर्ण व्यवस्था का। इससे पहले हमने यहाँ पर जब वर्ण व्यवस्था देखी थी तो उसके भी बारे में ऋग्वेद में वर्णन मिलता है, वर्ण व्यवस्था। तो दोस्तों ऋग्वेद के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं, और सूक्तियाँ कितनी हैं, तो 1028, और जिसमें ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, और गायत्री मंत्र में सूर्य देवता को समर्पित है। और ऋग्वेद में एक और चीज़ का वर्णन है, वो है वर्ण व्यवस्था। तो कितने वर्ण थे? 4 वर्ण थे, जिसमें से कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, ये 4 वर्ण थे।
और जो ऋग्वेद में सूक्तियाँ होती हैं, जो ऋषि सूक्तियों का पाठ करते थे उन्हें होत्रु कहा जाता था। ठीक है, होत्रु कहा जाता था। उसके अलावा जो स्तुति का पाठ करते थे, यजुर्वेद में स्तुति का जो पाठ करते थे उन्हें अधर्व्यु कहा जाता था। जो ऋषि स्तुति का पाठ करते थे उन्हें अधर्व्यु कहा जाता था। इसी प्रकार सामवेद में जो गायन करते थे या जो संगीत गायन करते थे उन्हें उद्गात्रु या उद्गाता कहा जाता था। और अथर्ववेद में जादू टोना या औषधि के बारे में जो भी ऋषि बोलते थे उन्हें गोपद कहा जाता था। तो ये विशेष नाम है उन ऋषियों के जो भी स्तुति या फिर संगीत गायन करता था, उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं कि अधर्व्यु, उद्गात या फिर गोपद कहते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और हम आपको बता देते हैं, इसके बाद हम उत्तर वैदिक काल देखेंगे। एक छोटी सी स्टोरी है दोस्तों, जिसे आप सुन लीजिए। ऋग्वैदिक काल के जो है 7वें मंडल में एक युद्ध का वर्णन है जिसे दशराज युद्ध कहते हैं। ठीक है, यह युद्ध जो है 10 राजाओं के बीच में लड़ा जाता है, 10 राजाओं के बीच में, और दूसरे तरफ होते हैं राजा सुदामा। ठीक है, ये भरत वंश के राजा होते हैं। भरत वंश के राजा का नाम था सुदामा। तो सुदामा और 10 राजाओं के बीच युद्ध होता है, जिसमें कि विजय किसकी होती है? सुदामा की होती है, और यह राजा हार जाते हैं। इनके पुरोहित होते हैं वशिष्ठ और इनके पुरोहित होते हैं विश्वामित्र। ठीक है, तो इस युद्ध का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में, जिसे कि दशराज युद्ध कहा जाता है, और इसमें जीत होती है राजा सुदामा की, जो कि भरत वंश के रहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो है भारत का नाम इसी भरत वंश पे पड़ा है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, कई विद्वान ऐसा मानते हैं। तो इस युद्ध का भी वर्णन है ऋग्वेद में। और यह जो लड़ाई है ये लड़ी जाती है सप्त सैंधव प्रदेश में, जैसा कि 7 नदियों का जो देश है। तो 7 नदियों में प्रमुख नदी कौन कौन सी है? ऋग्वेद में किस नदी को सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया है, या किस नदी का बार बार जिक्र किया गया है? अगर ये पूछा जाएगा तो इसका आंसर होगा सरस्वती नदी। सरस्वती नदी ऋग्वेद में इसका बहुत बार वर्णन मिलता है, और आधुनिक में मतलब आज के टाइम पर सरस्वती नदी को ही घग्गर नदी कहते हैं। ठीक है, एक और नदी है झेलम, जिसे हम वर्तमान में झेलम नदी कहते हैं। इसे विस्तृता नदी प्राचीन काल में कहा जाता था। ठीक है, और व्यास नदी को विपाशा कहा जाता था। तो ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जिनको प्राचीन काल में कहा जाता था। इनका नाम क्या है तो ये आप देख लीजिए, जिसमें से सबसे प्रमुख नदी सरस्वती नदी आएगा। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना गया है, काफ़ी ज़्यादा इसका जिक्र मिलता है। और ऋग्वेद में किस देवता का नाम सबसे अधिक प्रयोग हुआ है तो वह है इंद्र। इंद्र का प्रयोग सबसे अधिक बार किया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि उस टाइम जो है इंद्र काफ़ी ज़्यादा प्रमुख देवता थे ऋग्वैदिक काल में। तो यहाँ पर दोस्तों हमने ऋग्वैदिक काल के बारे में काफ़ी ज़्यादा जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो हमने आपको लिखवा दिए हैं, और आप इसे याद भी कर लीजिएगा। यहाँ से कई सारे इम्पॉर्टेंट पूछे जाते हैं आपको प्रश्न। चलिए अब हम बढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल की ओर। ये ज़्यादा बड़ा नहीं होगा उत्तर वैदिक काल। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इस टाइम लोहे का आविष्कार हो चुका था, लोहे के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि लोहा के बारे में जानकारी। जैसा कि हमने हड़प्पा सभ्यता में देखा कि उस टाइम के लोग लोहे से परिचित नहीं थे।
तो ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये भी हमने आपको वहाँ पे बताया था। अगर आपसे पूछा कि लोहे के बारे में कब जानकारी मिली, तो उत्तर वैदिक काल में आते आते लोहे के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। और जैसे ही लोहा आता है कई सारे आर्थिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, कई जगह परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था थी वो जाति मतलब कि कर्म पर आधारित थी। काम को बांटने के लिए ही ऐसी व्यवस्था का जो है किया गया था ताकि सभी काम भली प्रकार से हो सके। पर उत्तर वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था जो है जन्म आधारित हो गई। मतलब कि काफ़ी बुरी स्थिति हो गई। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं बुरी स्थिति, वर्णों की काफ़ी बुरी स्थिति हो गई। समाज में अब जो है ब्राह्मणों का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ब्राह्मणों का उच्च स्थान आप लिख सकते हैं, उच्च स्थान हो गया। ठीक है, और कई सारे यज्ञ होने लगे। ऋग्वैदिक काल जितना ही अच्छा था, उत्तर वैदिक काल में आपको जो है अंधविश्वास, बहुत ज़्यादा यज्ञ, ब्राह्मणों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा उच्च हो गई। ठीक है, और जो है अन्य वर्ण व्यवस्था थी, जैसे कि शूद्र जो थे इनकी व्यवस्था बहुत ज़्यादा बुरी हो गई। शूद्र को जो है जाति से बाहर कर दिया गया, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर विभेद देखने को मिला, वर्ण व्यवस्था बहुत ज़्यादा बुरी हो गई। और बहुत सारे यज्ञ भी होने लगे। इनमें से एक यज्ञ है राजसूय यज्ञ। ठीक है, वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जो है राजा अपना विशाल साम्राज्य जीतने के बाद जो है यह यज्ञ कराता था। अश्वमेध यज्ञ बहुत ज़्यादा कराया जाता था। तो ये सब यज्ञ के बारे में भी आप जान लीजिए। काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ होने लगे, अंधविश्वास बहुत ज़्यादा आ गया उत्तर वैदिक काल में। और लोहे के बारे में जैसे ही जानकारी प्राप्त होती है तो कृषि व्यवस्था जो है, कृषि बहुत ज़्यादा होने लगी। जैसा कि अभी तक हम देख रहे थे कि हड़प्पा सभ्यता में और ऋग्वैदिक सभ्यता में जो है कृषि व्यवस्था अधिक नहीं थी, पशुपालन ही लोग अधिक करते थे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ कि कृषि में उन्नति, जैसे ही लोहे आने लगे तो कृषि के भी कई सारे उपकरण बन गए और कृषि में ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा और पशुपालन कम हो गया। जैसा कि ऋग्वैदिक काल में आप ऐसा देखेंगे कि पशुपालन अधिक होता था, कृषि अधिक नहीं होती थी, पर अभी कृषि भी अधिक होने लगी। यहाँ पर बात करें स्त्रियों की, तो पहले ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को जो है शिक्षा लेने का अधिकार था, वो शिक्षा भी लेती थी। पर उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत बुरी हो गई। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको याद होने चाहिए कि उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था। इसके अलावा हम जैसा अभी पढ़ रहे थे वेदों के बारे में कि ऋग्वैदिक काल में वेदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, और ये सारे वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई, जिसमें कि व्याकरण, छंद, निरुक्त ये सभी आते हैं। ठीक है, और उपनिषद की भी रचना की गई। तो उपनिषद की रचना किस टाइम में की गई थी? उपनिषद की रचना की गई थी उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो उपनिषद की रचना होती है। उपनिषद की रचना का प्रमुख कारण क्या है कि उपनिषद की रचना की गई? तो वेद को समझने के लिए जो है उपनिषद की रचना की गई थी। जैसे कि वेद को समझने के लिए वेदांत के लिए रचना की गई थी, इसी प्रकार उपनिषद में भी रचना की गई थी। उपनिषद में दर्शन के बारे में बताया गया है और कई सारे उपनिषद हैं, लगभग 108 उपनिषद हैं। ठीक है, कितने? 108 उपनिषद हैं। और उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, उपनिषद का अर्थ ये होता है। और भी कई जैसे हैं बुक्स की रचना हुई, जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, आरण्यक होते हैं, इन सभी की रचना की गई।
उपनिषद की रचना की गई। उपनिषद का अर्थ क्या होता है कि गुरु के समय बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद होता है। ऋग्वेद की रचना जो है दोस्तों, इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। और शैली क्या है? ब्राह्मी शैली है और भाषा संस्कृत है। जैसा कि सबसे प्राचीनतम भाषा हमारी संस्कृत है और ऋग्वेद की रचना भी संस्कृत भाषा में की गई है। हमने उपनिषद देखा कि उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समय बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, जो कि उत्तर वैदिक काल में उपनिषद की रचना होती है। और उपनिषद के बारे में ये जान लीजिए कि मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। तो यदि आपसे आपके एग्जाम में पूछता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उसके अलावा सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो वो है छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, चलिए। और सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य। मांडुक्य उपनिषद है। ये तो हमने उपनिषदों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। आगे आने वाली वीडियो में आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे चैनल इंडिया एजुकेशन हब पर दोस्तों अभी 50% ऑफ चल रहा है, तो जल्दी से जल्दी हमारे बैच से ज्वाइन हो जाए। जिस तरह से आप देख रहे हैं हम आपको पढ़ा रहे हैं, आगे भी आपको कई इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं जिसमें आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री, जीएस का पूरा सेक्शन कवर कराया जाएगा। और जितने भी टीचर और मैम हैं वो आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, इसलिए जल्दी से इनरोल करिए। इस सभी की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा चैनल इंडिया एजुकेशन हब आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराता है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप मेरा चैनल प्रैक्टिस करो को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। यहाँ आपको डेली प्रैक्टिस दी जाती है। शाम को 6 से 7 के बजे आपको एक प्रैक्टिस सेट आता है, आप इसे रोज़ सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम में अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको डेली प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कई बारी आप जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो कई क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं। ये सिर्फ होता है प्रैक्टिस के माध्यम से ही आप इसमें सुधार कर सकते हैं। इसलिए मेरा एक चैनल है प्रैक्टिस करो, इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस करवाई जाती है। अगर आपके जितने भी मित्र हैं या दोस्त हैं जो भी एंट्रेंस जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो आप इसको हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इस लिंक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा और वीडियो भी देखिएगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद।